नमस्कार, हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी कांग्रेस की अहम बैठक कमलनाथ के आवास पर हो रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं, जैसे गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, राजमणि पटेल भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं से जमीनी रिपोर्ट पर मंथन की जा रही है। बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर यह बैठक हो रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं। गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, राहुल, ये सभी मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव, विवेक तनखा, राजमणि पटेल भी मौजूद हैं। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जमीनी हकीकत है क्या, ग्राउंड पर कांग्रेस का माहौल कितना है और कांग्रेस का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। चूंकि केंद्र से जो आश्वासन मिला, दिशा निर्देश मिले, उसको किस तरह से प्रदेश में लागू करवाना है, यह भी बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में असल हकीकत क्या है, जनता क्या सोच रही है और जनता चाहती क्या है। नवीन कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए कमलनाथ के आवास के बाहर ये मौजूद है। नवीन, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये बैठक कितनी देर से हो रही है और इस बैठक में कौन कौन है। अगर कुछ भनक भी लगी हो आपको, किस विषय पर बैठक हो रही है, तो वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। लगभग 5 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है। राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए पिछले महीने ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम ही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी दिया था। और इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस बैठक में है, अरुण यादव इस बैठक में है, अजय सिंह, राहुल इस बैठक में है, नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बैठक में है। इस बैठक में, इस कमेटी में 22 सदस्य हैं। 2 जो सदस्य हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, दोनों जो राज्यसभा सांसद हैं, विवेक तनखा और राजमणि पटेल। हालांकि राजमणि पटेल कुछ देर पहले ही बैठक में पहुंचे हैं, लेकिन अब तक विवेक तनखा नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सभी कमेटी के जो सदस्य हैं, जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ के साथ जिन्होंने भी मंत्रिमंडल में काम किया है, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे तौर पर इस बैठक का एजेंडा है मध्य प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होने हैं 2023 के, उसमें किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है और किस रणनीति के साथ धीरे धीरे पूरा जो 1.25 साल का जो सफर है उसको पूरा कर रहा है। हालांकि इसके पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पूर्व मंत्रियों को कई सारी जिम्मेदारियां दी गई थी। उसकी भी समीक्षा होगी कि जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी वो कितना उस पर काम हुआ, कितना काम बाकी है। हर मंत्री को, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको उनके विभाग से ही संबंधित मध्य प्रदेश की सरकार की घेराबंदी के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इसी सिलसिले में सचिन यादव, जो कि पिछली सरकार में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे, सबसे पहले टास्क उनको दिया गया। और अब से कुछ देर पहले ही, इस बैठक में शामिल होने के पहले ही, कृषि मंत्री ने जो पिछली बैठक में जो टास्क दिया गया था उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से किसानों के साथ किस तरीके से छलावा हो रहा है। तो ऐसे ही हर मंत्री को, पूर्व मंत्री को, उनके विभाग से संबंधित टास्क दिए गए थे पिछली बैठक में। और इस बैठक में उसका कंक्लूजन निकलेगा, समीक्षा होगी कि आखिर उस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें 22 लोग हैं इस कमेटी में, सभी वो इस कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यानी आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इसी बात को लेकर बैठक हो रही है। शुक्रिया नवीन। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए एक और दांव चला है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुका है। मध्य प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और सत्ता पक्ष के विधायक भी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुके हैं। तो इधर बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को कर्ज माफी के ऐलान की तरह महज एक चुनावी बयान दिया है। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू होगा तो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा।
ये कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन और 2 बड़े ऐलान। पहले किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है, और आज कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान पर सियासत दरअसल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ये जानती है कि जो कांग्रेस घोषणा करती है पर पूरे कभी करती नहीं, लिहाजा जनता का भरोसा भी कांग्रेस से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि ये राम का देश है, यहां वचन की बात होती है, लेकिन घोषणा के बाद भी बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी समेत दिव्यांगों के लिए तक की गई घोषणा कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई। कमल पटेल ने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता कांग्रेस के धोखे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस इस बार नेतृत्व विहीन हो गई है, और जो मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो पूरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही कर रहे हैं। वहाँ गहलोत भी कर रहे हैं। गहलोत राजस्थान में ये काम कर रहे हैं कि सुनिए गहलोत ये काम कर रहे हैं कि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री भविष्य में कभी आए नहीं कांग्रेस का, और ऐसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। देश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सियासत लाउड है। एमपी में भी लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। उधर मामले को गर्माता देख सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया है कि जिसके मुताबिक बोर्ड धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे। ये हुई काम की बात। इस रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर फैसला किया जाएगा। फिर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में संशोधन किया जाएगा। इस प्रक्रिया पर भी अमल शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस ने मामले में निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को शांत करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। ऐसी कई रिपोर्ट पहले भी तैयार की गई, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है और आगे करती रहेगी। प्रदूषण को रोकना हमारा कर्तव्य है। अब प्रदूषण दोनों तरह के हैं, ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है। इन सब बातों को लेकर अलग अलग स्तर पर स्टडी होती है, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम पूर्ण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। सरकार तो निर्णय लेने में ही सफल है, क्रियान्वयन करने में तो कभी पहल करती नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे हाहाकार और तफरा तफरी का माहौल है। न जाने कितने लाखों करोड़ों नौजवान निकल के सड़क पर घूम रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता है। मुरैना जिले में हो रहे 106 अमृत सरोवर निर्माण की योजना के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रमदान करके तालाब निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इससे मुरैना जिले में जल संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। जरूरत भी थी। केंद्रीय मंत्री तोमर ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से लाभ पहुंचाने की दिशा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले में 75 तालाबों की श्रृंखला बनाई जा रही है, जिससे देश भर में लगभग 50,000 तालाबों का निर्माण होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जौरा विधायक सूबेदार सिंह, रजौदा पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर ने भी श्रमदान किया। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर और देश भर में 50,000 अमृत सरोवर बनाने की योजना प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। हम राज्य सरकार और जनता के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। मुरैना जिले में भी 75 से अधिक अमृत सरोवर की जगह चिन्हित कर ली गई है। काम प्रारंभ हो गया है। मुरैना जिले में इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के बहनोई के घर पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में प्रशासन का बुलडोजर चल दिया। आपको ये बता दें कि कल्ली गुर्जर नाम के डकैत पर गंभीर आरोप है, जिसमें पहाड़गढ़ इलाका के स्याही टेक गांव की एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने और गांव में गोलीबारी करने का आरोप भी इस पर शामिल है। जिसके बाद पुलिस की जांच में सिद्धनगर में रहने वाले आरोपी की बहनोई पर संरक्षण देने का आरोप लगा, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। गुजर का जीजा जरूर है, लेकिन ये अपराधी हैं और एक घटना हुई है पहाड़गढ़ क्षेत्र में। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और 10,000 रुपये का इनाम भी इनके खिलाफ है।
और ये नगर निगम ने जो कार्रवाई करी है, हम लोग सहायता आए हुए हैं। उनको आवश्यकता थी फोर्स की। ये मकान जो है अवैध रूप से बना हुआ है, अतिक्रमण में है और इसकी कोई विधिक अनुमति नहीं ली है। इस आधार पर इनके द्वारा डिमोलिश की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण और नुकसान की वसूली नियम 2022 में ट्रिब्यूनल को मिलने वाले अधिकार पर भी साफ कर दिया है। दंगे, तोड़फोड़ और अन्य वजहों से सरकारी या निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई वाले नियम तय कर दिए हैं। आज ये कानून ऐसा कानून है जिस प्रकार से दंगाई किसी निजी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को या शासकीय संपत्ति को तहस नहस करते हैं, उसकी जो कीमत होगी वो कीमत उस दंगाई के निजी संपत्ति से वसूली जाएगी। वो संपत्ति चल हो, अचल हो या किसी प्रकार की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर सकती है क्योंकि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों और बलवाइयों के साथ रहा है। जो भी दंगाई है, अपराधी हैं, उनके साथ बाकायदा वही व्यवहार होना चाहिए जिस तरह का व्यवहार न्यायालय हर जगह करता, लेकिन ईमानदारी के दायरे में होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की फिल्मी डायलॉगबाजी नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सरकार उनके अन्य नेतागण कर रहे हैं, उस तरह की डायलॉगबाजी करके अगर आप कार्रवाई करते तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप वर्ग विशेष पर या विपक्षी दल से जो जुड़े हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं। भोपाल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अब पुलिस प्रशासन भी आगे आया है। दरअसल नगर निगम की नाकामी के चलते राजधानी अवैध होर्डिंग, विज्ञापन, फ्लैक्स समेत दूसरी प्रचार सामग्रियों से पटी पड़ी थी, जिसे आप देख भी रहे हैं। नगर निगम की चालानी कार्रवाई से अवैध विज्ञापनों पर लगाम नहीं लग पाई, लिहाजा पुलिस ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों को कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया। अवैध होर्डिंग या विज्ञापन सामग्री देखकर इसकी पुष्टि नगर निगम से की जा रही है। बिना अनुमति के विज्ञापनों पर संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। भोपाल में पहली बार अवैध विज्ञापनों को लेकर पुलिस ने 70 से अधिक संस्थानों पर एफआईआर दर्ज भी की है। बड़े स्तर पर इस प्रकार के विज्ञापन या होर्डिंग लगे हैं, वहाँ पे संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत इन पे कार्रवाई भी की जा रही है। उद्देश्य यह है कि जो भी अनाधिकृत रूप से विज्ञापन या पोस्टर्स लगे हैं उनको हटाया जाए। भोपाल के कोटरा बीट के जंगलिया पूरा गांव के पास अज्ञात शिकारियों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। शिकारियों की तरफ से चलाई गई गोली में वन विभाग का एक चौकीदार बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद अज्ञात शिकारी मौके से फरार हो गए। दरअसल बीती रात को अवैध शिकार करने पहुंचे शिकारियों को मना करने पर विवाद गोलीबारी तक जा पहुंची और इसी दौरान वन विभाग के चौकीदार को गोली लग गई। जंगल में जा रहे थे दो ही, मैंने कहा चल यार पर्वत इन्हें देख के आएंगे कौन है वो। हम जब वहाँ पहुँचे तो उनने एक फायर पहले कर दिया, अच्छा पकड़ लिया हमने, एक को तो उसकी हमने मारा ठोकी करी, उसने हमारी करी, हमने उसकी करी, दो ही लड़ते रहे आपस में। वो बगल वाले ने जाकर वो बंदूक गोली चला गई। गोली किसको लग गई? गोली पर्वत को लगी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 26 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट खजराना मंदिर में कामयाब होता है तो इसे अन्य जगह भी स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में खजराना गणेश मंदिर का बिजली बिल 2 से 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। ऐसे में 26 लाख की लागत से यह सोलर प्लांट तैयार होता है तो सौर ऊर्जा के मामले में मंदिर का खर्च काफी कम आएगा। आपको ये बताना चाहता है IBC 24 कि खजराना गणेश मंदिर में पर्यावरण को सहेजने के उद्देश्य से काम किए जा रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर की जीरो वेस्ट परिसर घोषित हो चुका है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में ही फूलों से अगरबत्ती और कलर बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं मंदिर के कई हिस्सों में वाटर रिचार्जिंग यूनिट भी लगाई गई है। सर्च के दौरान 30 लाख रुपए कैश मिला है। ज्वेलरी 10 लाख से ज़्यादा की है जिसका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। उनके पास ज़मीनों के करीब 15 कागज मिले हैं, विवेचना की जा रही है। और इस खबर के साथ ही मेरा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।